Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about static GK के पार्ट 1 लेक्चर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है, यानी कि स्टेट एनिमल है। यह कौन से राज्य का राजकीय पशु है? यह है महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु। यह गिलहरी है जो कि इसको मालाबार जायंट स्क्वायरल के नाम से जाना जाता है और यह शुद्ध शाकाहारी प्रकृति का होता है। अब आगे क्वेश्चन से भाई, छुई मुई का जो पौधा होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम? यह है मिमोसा पोडिका, मिमोसा पोडिका। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो जैसे इसके पत्ते को छूते हैं यह मुरझा जाते हैं और यह पौधा घावों को जल्द ठीक करने में जो है बहुत ही ज्यादा सक्षम होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन से भाई, गन आइलैंड नामक जो है नोवेल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यह अमिताव घोष जी हैं। कौन सा गन आइलैंड? गन मतलब बंदूक, आइलैंड मतलब द्वीप, बंदूक द्वीप। और यहीं पर अगर देख सकते हैं आप अमिताव घोष, अमिताव घोष। और सबसे पहले जो यह बुक पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, इंग्लिश भाषा में पब्लिश हुई थी 2019 में। और फिर जाकर यह 30 नवंबर 2020 को जो है हिंदी संस्करण इसका आया। और अभी तो बात किया जाए तो मराठी और मलयालम में भी रिलीज हो चुकी है बुक। आगे क्वेश्चन से आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? यह 1965 से दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे का पुरस्कार माना जाता है, अवार्ड माना जाता है। और सबसे पहले जो यह दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया था। अब आगे क्वेश्चन से भाई, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? यह जो है यह हेनरी ड्यूनांट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन से भाई, फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो यह बुक जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इसका लेखक जो है आंग सान सू की है, आंग सान सू की है, जो कि वर्मा के नेता हुआ करते हैं। यह है म्यांमार के नेता। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो जो वहां पर सैनिक शासन हुआ करती थी उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहीं पर अगर बात की जाए तो यह स्टेट काउंसलर और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कहाँ स्थित है? तो यह हेग में स्थित है, दैट इज नीदरलैंड, नीदरलैंड में यह पड़ता है हेग। और यहीं अगर बात की जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र का जो है एक अंग है, एक न्यायिक अंग है। 5 अंग में से जो है मुख्य न्यायिक अंग में से जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक अंग है। जिसमें से अगर हम बात करें तो हम लोग महासभा पढ़ते हैं, जनरल असेंबली पढ़ते हैं, सिक्योरिटी ये काउंसिल पढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद पढ़ते हैं। उसी टाइप से एक ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका उद्घाटन जो है 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को किया गया था। और अब क्वेश्चन साथी भाई, मदर टेरेसा की जन्मभूमि जो है यह क्या थी? यह अल्बानिया इनका जन्मभूमि था। और 1948 में जो है स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले लिया गया था इनके द्वारा। अब क्वेश्चन आता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मई को बात करें तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा नहीं बल्कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, ये जो है पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ जो भूभाग होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। 3 तरफ से घिरा हुआ भूभाग जो होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अगर बात किया जाए तो प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिसके 3 तरफ जल और एक और स्थल होती है। जैसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीप आप उदाहरण ले सकते हैं। दक्षिण भारत की आकृति कुछ ऐसी है। और इसके पूर्व की स्थिति अगर जाने तो यह बंगाल की खाड़ी है पूर्व की ओर। और इसके पश्चिम की ओर है अरबियन सी। लेकिन अगर दक्षिण की बात की जाए तो यह है हिंद महासागर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो प्रायद्वीप है यह 3 और जल से घिरा हुआ भाग है और एक और स्थल खंड से। लेकिन अगर हम द्वीप की बात करें, द्वीप वैसा भूभाग होता है, वैसा क्षेत्र होता है जिसके बीच में तो पूरे के पूरे स्थल होते हैं, लेकिन इसके चारों ओर जो है ये कहीं ना कहीं जल ही होता है। जल जो चारों ओर जल से घिरा हुआ, इसको बोला जाता है द्वीप, लेकिन अगर बात करें हम झील की
एक बार झील को भी समझ लीजिए। झील की बात करें तो बस ऐसा ही बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो स्थल होगा वह स्थल इसके चारों ओर होगा और जल बीच में होगा। दैट इज लेक, दैट इज लेक, दैट इज लेक। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ होता है? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और अगर बात की जाए त्र्यंबक पहाड़ी से, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से होती है। यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है यह। और कावेरी नदी की बात की जाए तो अबाउट 800 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अमरकंटक के पठार से जो नदियां निकलती है सोन, नर्मदा, ये सब नदियां निकलती है जो कि सोन जाके बिहार में पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नर्मदा की बात करें तो ये पश्चिमी प्रवाह की नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती होती है। अगर महाबलेश्वर की बात करें तो यह जो नदियां हैं यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जाना जाता है के रूप में जाना जाता है। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा यह पोएम लिखा गया था? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया था और यह बेस्ड है 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर। अब आगे क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी के दौरान गाया गया था। किसको? तो राष्ट्रगान को। जन गण मन जो है राष्ट्रगान हमारा है और इसके रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था भाई वो 1921 में हुआ था और कहीं ना कहीं 1921 20 अगस्त 1921 का दिन जो है केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। क्यों? क्योंकि इस दिन केरल के मालाबार इलाके में जो है मोपला विद्रोह की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ और बाद में जो है सांप्रदायिक रूप ले लिया था, दैट इज हिंदू और मुस्लिम के बीच। अब क्वेश्चन आता है भाई, गुब्बारों में भरी जाने वाली जो गैस होती है हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस? ये हीलियम गैस होती है और कहीं ना कहीं हल्का होने की वजह से इससे गुब्बारे में भरा जाता है जो कि गुब्बारे हवा में उड़ते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई, किस रक्त समूह को, ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब है भाई यह ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। कौन? ए बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप का बात किया जाए तो इसमें एक भी एंटीबॉडीज, नो तो ए एंटीबॉडीज पाया जाएगा, नो बी एंटीबॉडीज पाया जाता है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। लेकिन अगर सार्वत्रिक दाता की बात की जाए तो वह ओ होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर की बात की जाए ओ निगेटिव होता है। ठीक, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और अगर हम आगे देखते हैं तो यह है कौन सा उपकरण जो कि भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मेजर करता है? यह है सिस्मोग्राफ, यह है सिस्मोग्राफ। ठीक, आगे क्वेश्चन से भाई, कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली ये असम का बाउंड्री लाइन है, यह असम का बाउंड्री लाइन है। और अगर बात की जाए तो असम और नेपाल, यह है नेपाल, यह है नेपाल, यह है नेपाल। ठीक, असम और नेपाल के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल तो नेपाल से मिल रही है, यानी कि सीमाएं स्पर्श करे, लेकिन असम नहीं, यानी कि असम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की बात की जाती है नेपाल से मिलती होती है। सिक्किम की बात की जाए, देखिए सिक्किम के जो है यह बाएं साइड में पड़ता है नेपाल। ठीक, इस प्रकार हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में कौन सा बैंक जो है मुद्रा नोट को जो है ये प्रिंट करते हैं? यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास और कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम जो ये भारतीय रिजर्व बैंक है भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता होता है। अब आगे क्वेश्चन आता है, वायुमंडलीय जो ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? यह जो ओजोन का अधिकांश भाग है यह वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? यह समताप मंडल में पाया जाता है। और यही हम देखते हैं, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है जिसमें कि ओजोन गैस भरी होती है और यह समताप मंडल में पाई जाती है। और हम देखते हैं कि यह इसकी चौड़ाई अबाउट 10 से 50 किलोमीटर समताप मंडल की होती है। लेकिन यह जो ओजोन परत पाई जाती है यह कहीं ना कहीं 20 से 30 किलोमीटर के ही रेंज में, 20 से 30-35 किलोमीटर के ही रेंज में पाई जाती है। और जो ओजोन होते हैं ये O3 अणु होते हैं।
O3 जो है O3 अणु होते हैं ओजोन, ठीक। और यह जो है एक छतरी की भांति जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरण आती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरण आती है उसको पृथ्वी तक आने से जो है, पृथ्वी तक आने से जो है वो रोकती होती है। यह परत जो है यह रोकती होती है, पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से यह रोकती होती है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जो गैसों की जो मात्रा है, यह प्रतिशत में अगर बात की जाए सबसे अधिक यह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% होती है, जो कि 78% होती है। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो अबाउट 21% ऑक्सीजन गैसेस होती है वायुमंडल में। ऑर्गन की बात की जाए तो यह आर्गन की बात की जाए तो 0.93% होती है यह गैसेस। और CO2 की बात की जाए तो यह 0.03% जो होती है यह CO2 गैस होती है। और भी बहुत सारे गैस, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, अन्य गैसें हैं। ओजोन की बात की जाए तो यह बहुत ही नगण्य मात्रा में होती है ओजोन, O3। ओजोन की बात की जाए 0.0006% जो होती है यह ओजोन गैसेस होती है, ठीक। ये सभी आप जैसे आप वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसमें आप सीखेंगे कि गैसों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, और साथ ही साथ मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, क्षोभ सीमा क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, ठीक। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो उसमें से आप देखे होंगे तापमान में गिरावट की दर जो है 1 डिग्री होती है। प्रत्येक 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर अगर ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री की गिरावट होने लगती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने लगती है प्रत्येक 165 मीटर ऊपर ऊंचा जाने से, ठीक। और अगर बात किया जाए तो हम सेकेंड लेक्चर में, यानी कि पार्ट 2 जो लेक्चर हमारा स्टैटिक जीके का होगा, उसमें हम फिर 20 MCQs को लेकर आएंगे। थैंक यू।